कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। अपने कर्तव्यों संग नारी भर रही है अब उड़ान। ना है कोई शिकायत ना कोई थकान, यही है नारी की पहचान। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का केवी स्टूडियो के कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नारी सशक्तिकरण की एक उदाहरण स्वरूप महिला से मिलवाने जा रही हूँ, जिनका नाम डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर है, जो कि शिक्षा, साहित्य और सामाजिक कार्यों के माध्यम से बेगूसराय जनपद के जन जन से जुड़ी हुई हैं। तो आइए मिलते हैं शगुफ्ता जी से और सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। शगुफ्ता जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद केवी स्टूडियो के सभी दर्शकों को भी, और केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन जी और उनकी तमाम जो तकनीकी टीम है उन सब का धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया। शगुफ्ता जी, बातों का सिलसिला शुरू हो। मैं जानना चाहूँगी आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में और आपका पैतृक गांव कहाँ है? मेरा पैतृक गांव नालंदा ज़िला में एक छोटा सा कस्बा है इस्लामपुर जी, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो पेशे से एक डॉक्टर सर्जन थे, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो जाने के कारण बहुत ही बचपन में उनका साया हट गया, तो बाकी की जो शिक्षा दीक्षा थी माँ की निगरानी में हुई जी। प्रारंभिक शिक्षा हमारी पटना में हुई और आगे की पीजी की शिक्षा और हायर रिसर्च के लिए दिल्ली का रुख किया और दिल्ली से हायर स्टडी ली। शगुफ्ता जी, अमूमन देखा गया है कि जिनके फादर डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आप मनरेगा में पीओ के पद पर कार्यरत थी। उसके बाद आपने उस जॉब से रिज़ाइन किया और आप टीचिंग सेक्टर में आ गई जी। तो इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, पिताजी डॉक्टर तो थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे, लेकिन साथ साथ उनकी जो रुचि थी वो मैंने बहुत ज़्यादा बचपन के जो पीरियड में फॉलो की, सामाजिक कार्य में थी जी। वो राजनीति से भी जुड़े हुए सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस के एक सक्रिय नेता में से थे और बचपन से मैं उनके साथ सबसे बड़ी संतान थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, तो पिता के साथ रहने का अवसर मुझे ज़्यादा मिलता था और मैं उनके साथ जब कभी भी बाहर जाती थी या उनके पास जो लोग आते थे तो मैं उन्हें देखती थी कि वो किस तरह से लोगों की समस्याओं को सुनते और सुलझाते। कहीं ना कहीं वो बचपन की चीज़ें दिमाग में बैठी हुई थी जो बाद में मौका मिलने पर अपने आप बाहर आने लगी जी। मैं हमेशा से, वो मेरे आइडियल थे। उनका देहांत हुआ था, उस वक्त मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया था जी। लेकिन जो एक के बच्चे का आइडियल होता है वो मेरे आइडियल हीरो थे और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे उन जैसा ही बनना है, क्योंकि उनको जब मैं देखती थी उनका एक रूटीन हुआ करता था जी। वो 5 बजे सुबह इन्हीं हाउ घर से निकलते थे और कम से कम अपने गांव के क्षेत्र से जी 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में पैदल चल कर जाते थे। उनका ये एक रूटीन था, चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, और लोगों से मिलते जुलते और उनकी समस्याओं को सुनना, उनको आश्वासन देना, उनकी समस्याओं को समाधान करने। तो वो उनके साथ मुझे काफ़ी उस चीज़ का असर हुआ और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भी कुछ उन जैसा करना है। और दूसरी चीज़ जो थी वो क्या थी कि मैं हमेशा देखती हूँ, आज भी पापा के डेथ के लगभग 23 साल बाद भी, कि गांव के लोग उनको भूल नहीं पाए हैं। आज भी आप मेरे इस गांव के रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड उतर के सिर्फ नाम लीजिए जी, तो मुझे लगता था कि कुछ तो था उनमें, कि उनके जाने के बाद भले बहुत सारा पैसा वो नहीं छोड़ कर गए, लेकिन कुछ तो ऐसा छोड़ कर गए जिस पे हम आज भी खुश होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा मैं क्यों ना ख्याति, गुडविल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो मेरे आइडियल हीरो बचपन से रहे जी, और आज भी मैं अपना आइडियल हीरो उनको ही मानती हूँ। तो आप सोशल वर्क में आई, हाँ, और मेडिकल लाइन में नहीं गई, टीचिंग सेक्टर में आई, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? 100%, खासकर मेरी माँ का जी। मेरी माँ ने, पापा के डेथ के बाद उनको अनुकंपा के बेस पे जॉब हुई जी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए जहाँ तक उनका सक्षम था कोशिश की, रेगुलर। बिल्कुल। और कभी किसी बच्चे पर उन्होंने बर्डन नहीं किया कि तुम क्या करो, मतलब सबको इंडिपेंडेंट छोड़ा कि जिस सेक्टर आपकी जो इच्छा है वो आप करें। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि आपको जिसमें रुचि होगी आप उसमें ही बेहतर कर सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती जी। पापा के लाइन को छोटी वाली सिस्टर ने अपनाया, वो सेक्रेटरिस्ट की कोर्स की है कंप्लीट जी। बाकी भाइयों ने एक सीए बने, कोई इंजीनियर बने, कोई मैनेजर बने, लेकिन सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी
रूट लाइन चूज़ की। वाह, माँ बहुत धन्य है और आप लोग भी बहुत धन्य हैं जो ऐसी माँ मिली है। बिल्कुल, मतलब कि हम लोग के लाइफ में पूरा का पूरा उनका योगदान है। उन्होंने अपने आप को एकदम हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बिल्कुल। सगुफ्ता जी, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप एक शिक्षण संस्थान चलाती हैं, निजी शिक्षण संस्थान, तो उसमें मूल रूप से किस तरह की पढ़ाई होती है? देखिए, जो हमारा शिक्षक संस्थान है जिसका नाम है किरण सिविल सर्विस जी, ये अभी आपके बेगूसराय सहित 3 शहरों में संचालित है। इसमें हमारा उद्देश्य है शिक्षा को व्यवसायीकरण से बाहर ले जाना। जी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण खुलेआम हो रहा है, तो इसको थोड़ा उससे अलग हटकर एक मूल ऐसी शिक्षा देना जिससे जो लोअर क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो अपर क्लास के बच्चे होते हैं फैमिली के, उनके पास साधन बहुत होते हैं, बिल्कुल, वो हायर स्टडी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा लोअर क्लास है, जो सरकारी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके आता है, उसके पास सिंगल चॉइस होती है गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल, क्योंकि वो 2 लाख 3 लाख रुपया देकर इंजीनियरिंग नहीं करने जाते हैं, वो मेडिकल में 7 लाख देकर नहीं जाएंगे। उनके पास क्या बचता है कि वो एक रेगुलर कोशिश करें ताकि उनको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी क्रैक करके एक अच्छा जीवन मिल सके। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश है उस स्तर पर जाकर उन बच्चों को उनके सही रूट की तरफ ले जाना। जी, क्योंकि एक समस्या और आती है कि जब हमारे बच्चे इंटर कंप्लीट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जी, अब पहले उनका मन करता है मैं बैंकिंग करूँगी, 3 महीना कोर्स किए हैं, नहीं मुझे एसएससी करना है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि उनको उस स्तर पर उनको ये चीज़ सबसे पहले कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना कि आप करना क्या चाहते हो। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो मैथ में तेज़ है वो बैंक में ही चला जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उनको सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आप 3 मंथ फाउंडेशन करो, आप आओ उसको करो, करके डिसाइड करो कि तुम क्या बेहतर कर सकते हो। और मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करती हूँ इसके लिए, मतलब निम्न स्तर पर ग्रास रूट पर जाकर काम करने के लिए। जैसे ही आपको इंटर का रिज़ल्ट होता है, जी, मेरी कोशिश होती है लगभग हर गांव में खुद पहुंचने की। वाह, मैं गांव-गांव जाती हूँ, वहाँ एक काउंसलिंग क्लास टाइप का ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। बच्चे को सबसे पहले मैं कहती हूँ कि भ्रम से बाहर निकलकर अपने लिए लाइन खुद डिसाइड करो। और इसके लिए मैं जिस स्तर पर जाकर भी उनको इकट्ठे करके 10 स्टूडेंट सामने आ जाए, मेरे 20 सामने आ जाए, मैं उतने में ही उनको समझाने की कोशिश करती हूँ बिल्कुल, कि आप अपनी रुचि के अनुसार रूट को पहले चूज़ करो। और ये काम आप बेगूसराय में बैठ कर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है हमें उस जगह जाने की जहाँ से वो आते हैं। बिल्कुल, कोशिश है, और इसी के उद्देश्य से मैंने किरण सिविल सर्विस एक प्रकाश की किरण की तरह शुरू की है, और लगातार कोशिश सफल भी हो रही है। सबसे अच्छा तब महसूस होता है ना जब मैं कहीं बाहर रहूँ, अनजान जगह पर हूँ, और अचानक से कोई मेरा स्टूडेंट सामने आ जाए और वो बताए मैम मैंने आपके यहाँ पढ़ा था, देन आई फील अरे तब तो मैंने कुछ किया, कुछ पा लिया। बिल्कुल, सबसे बड़ी उस टाइम खुशी मिलती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जी, 2016 में हम लोग का दिल्ली जा रही थी एक ट्रेन में, हम लोग के साथ एक रॉबरी हुई, सामान चोरी हो गया। बहुत हताश और परेशान न्यू दिल्ली जंक्शन उतरे, यहाँ तक कि आईडी वाईडी सारी चीज़ें चली गई थी। ओहो, और दिन सामने से एक टीटी के ड्रेस में एक मेरा स्टूडेंट आता है और मेरे पैर छू के प्रणाम किया। बोले क्या हुआ मैम, आप बहुत परेशान दिख रही। और मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया 1999 से, वाह, 1999 से। काफ़ी लंबा टाइम हुआ, और उस समय के जो बच्चे थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो उनके फेस भी बदल चुके हैं। फिर उसने बताया कि मैम आप मुझे भूल गई हैं, लेकिन मैंने आपसे 2005 में ट्यूशन लिया था। फिर कुछ बताया तब याद आया, मतलब उस समय हमको इतना अच्छा फील हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ये मेरा स्टूडेंट है। बिल्कुल। कहीं भी मिल जाते हैं तो एक खुशी होती है। मैम, आप निजी शिक्षण संस्थान की संचालिका हैं, और अभी जो गवर्नमेंट का जो है कि वो हर एक चीज़ स्कूल वगैरह भी निजीकरण कर रहे हैं और ज़्यादा वैकेंसी आ नहीं रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निजीकरण का जो ये दौर शुरू हुआ है ना, ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ जो आपका पूंजीपति वर्ग है जी, वो तो अमीर से अमीर होता जाएगा, लेकिन जो आपका मध्यम या निम्न में श्रमिक वर्ग है वो शोषित होगा और ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि सारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी।
तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बहुत ही विकट समस्या कह सकती हैं आप। जी। क्योंकि जो स्टूडेंट लगातार रेलवे के लिए या फिर अलग अलग सेक्टर्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, और उनको बताया जाए कि आप जिस जॉब में जाने वाले वो प्राइवेट हो गया, बिल्कुल उन पर क्या होता है, उसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ रहा। और अर्थव्यवस्था पर भी असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की ऋण कहाँ से आती है? ग्रामीण क्षेत्र से। जी जी और सरकारी नौकरी में कौन होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। जी तो असर तो पड़ेगा, जी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और दिख रहा है उसका असर कि अब बच्चों का जो एक रुझान होता था, मतलब माँ बाप की भी एक कोशिश होती थी कि मेरा बच्चा इस फील्ड में चला जाए, वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कंपनी की जॉब करो या रेलवे की जॉब करो, अब तो इक्वल हो गई, और वैकेंसी तो एकदम ही कम हो गई। खासकर आप देख लीजिए बैंक का जो मर्जीकरण हुआ, जी, बहुत सारे बैंकों को एक दूसरे में मिला, मर्ज कर दिया तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट वैकेंसी कम होगी, वैकेंसी तो कम होगी ही ना। सो गुप्ता जी, आप भी एक शिक्षण संस्थान चला रही हैं, संचालिका हैं, और अभी जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन में सारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशन सारे कुछ बंद कर दिए गए थे, और जो अभी खुल गया है, तो जितने भी मार्केट वगैरह हैं सब कुछ खुले हुए, लेकिन हमारा जो निजी विद्यालय है, स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ बंद है, जिसके कारण हमारे जो शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी स्थिति काफ़ी बदहाल है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन और कोरोना जो है उसने तो पूरे विश्व को वैश्विक महामारी का रूप लिया। जाहिर सी बात है भारत भी प्रभावित हुआ। जी। उस समय सरकार ने परिस्थितिवश लॉकडाउन किया, सही भी था, क्योंकि सबसे पहले बचाना था लोगों की जान को। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने देखा कि अनलॉक 1, 2, 3 आया और हर चीज़ों को एक नियम के तहत खोला गया, तो एक नियम के तहत शैक्षिक संस्थानों को भी खोलना चाहिए था, क्योंकि शैक्षिक संस्थानों में खासकर जो प्राइवेट संस्थान हैं, उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके पूरे परिवार का जो वहन है जीविका का, उन संस्थानों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब शैक्षिक संस्थान नहीं चलेंगे तो उनका भी जो व्यय है वो तो व्यय तो नहीं रुकेगा, लेकिन आमदनी तो रुक गई। अब उनकी आर्थिक स्थिति तो बद से बदतर होती जाएगी। तो सरकार को इसके प्रति भी कुछ नियमावली लागू करके इनको देना चाहिए था कि आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। जी। जैसे देखिए, मार्केट खुला एक गाइडलाइन के तहत, तो गाइडलाइन के तहत आपको इंस्टीट्यूट हैं, स्कूलेज हैं, कॉलेजेस हैं, ये भी खुल सकते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज हो या शैक्षिक संस्थान जो भी निजी होते हैं, वहाँ सब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप उनको गाइडलाइन देंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र करें, क्लासरूम को सैनिटाइज करें, तो वो अनुसरण करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं वो शिक्षित वर्ग है। और नहीं, और देखा भी जाता है कि एक आप 4 दीवारी के अंदर डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से छात्र छात्राओं का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारे परीक्षाओं के डेट घोषित हो रहे हैं और संस्थान बंद है, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी भी प्रभावित हो रही है। और दूसरी चीज़ है कि शिक्षकों का हाल तो बहुत ही बदहाल हो गया है, क्योंकि उनके पास आप अगर कोरोना से बाहर निकल के देखें तो आज वो जिस रूम रेंट को लेकर के चला रहे थे, उसका रेंट देने का पैसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हज़ारों के संख्या में छोटे छोटे संस्थान बंद हो रहे हैं, यहाँ तक कि विद्यालय बंद हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में गिरावट के संकेत है। जी। सगुप्ता जी, आप एक एनजीओ भी चलाती हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि ये समाज की किन समस्याओं को लेकर चल रही है? देखिए, एनजीओ बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य था, वो उद्देश्य मुख्य रूप से मैंने 2 चीज़ों पे इंगित किया था। जी। एक, मैंने अपने आसपास की महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति मतलब बेफिक्र लापरवाह देखा था। जी। परिवार के द्वारा भी और स्वयं उनके द्वारा भी। हमारे आसपास आप जब गौर कीजिएगा ना, तो सबसे ज़्यादा कुपोषित महिलाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि परिवार में एक धारणा होती है ना कि महिला स्वास्थ्य पर अपने खुद ध्यान नहीं देती, फर्स्ट चीज़। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि महिलाओं के कई बार शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है, जी, जिसके प्रति वो जागरूक नहीं होती हैं। तो इस एनजीओ को जो मैंने स्थापना किया, इसका जो मेरा सबसे पहला उद्देश्य था वो था महिला स्वास्थ्य। जी। क्योंकि मैं चाहती थी कि महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करूं कि वो अपने स्वास्थ्य पर
स्वयं ध्यान दें, और अगर उनको किसी प्रकार की समस्या है तो वो खुलकर उस पर बात करें, क्योंकि महिलाएं खुलकर बात नहीं करती हैं, और जब हम खुलकर बात नहीं करते हैं ना तो हमारी समस्याएं का समाधान मिलेगा कहाँ से। बिल्कुल। तो एक तो ये उद्देश्य था, और दूसरा उद्देश्य था कि आप देख लीजिए सरकार के यहाँ कानून है कि 6 से 14 साल के वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो आज भी शिक्षा से दूर है। तो एक दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है मतलब कि उन तक शिक्षा को पहुंचाना। मैं अपने एनजीओ के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाती हूँ जी। अपने स्टूडेंट को यूज़ करके। मैं कहती हूँ मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। यूज़ क्या करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि तुम्हें बस अपने पास के एक बच्चे को पढ़ाना, वाह, निःशुल्क, ओनली वन स्टूडेंट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम 10 को पढ़ाओ, 20 को पढ़ाओ, तुमको अपने आसपास के किसी भी एक बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अगर मेरे 1000 स्टूडेंट एक एक बच्चे को पढ़ाएंगे, 1000 बच्चे, 1000 बच्चे तो निश्चित ही पढ़ लेंगे। बिल्कुल। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो लोग कैपेबल हैं, सक्षम हैं, वो ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का खर्च अपने ऊपर वहन करें। अगर वो एक वहन करने लगेंगे ना तो हमें किसी की तरफ राह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूनिसेफ आए, सरकार की मदद आए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। हम खुद ही सक्षम हो जाएंगे। हमारा समाज में कम से कम तो ऐसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है जो एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लाखों में दान दो, हज़ारों में दान दो, जितने सक्षम हैं आप अपने आसपास एक बच्चा चुनो और सिर्फ उस एक बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाइए। और मैं अपने एनजीओ के माध्यम से जितने लोगों से जुड़ सकती हूँ उनसे बस यही एक योगदान मांगती हूँ, आप एक बच्चे का खर्चा उठाएं, या तो आप उनका खर्च वहन करें या फिर आप उनको खुद शिक्षित करें। बिल्कुल। आप जिस तरह करना चाहते हैं, क्योंकि जब एक शिक्षित समाज होगा तो एकदम मतलब कि आम सी बात है कि समाज में शिक्षा आते ही सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। और शिक्षा का अलग सबसे ज़्यादा जगाना ज़रूरी कहाँ है? बालिकाओं में। क्योंकि एक शिक्षित माँ, शिक्षित परिवार और सब समाज का निर्माण कर सकते। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। इसलिए मेरा फोकस इन्हीं दोनों कामों पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो मैडम जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं पेरेंट्स से जहाँ एनजीओ का काम लेके जाती हूँ वहाँ पे योगदान मांगती हूँ कि एक बच्चों का वहन कर पढ़ाएं या फिर जो भी हो वहन करें, तो उसमें कितना सपोर्ट मिलता है आपको समाज का? देखिए, समाज तो दोनों तरह के लोगों से निर्मित है जी। समाज में तो अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एरिया में मुझे 100% भी सपोर्ट की उम्मीद होती है और मिल जाती है, और कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इसमें ज़रूर इनका कोई हित होगा जी, अब मैं क्यों करूं, इससे तो आपको वही मिल जाएगी। तो समाज में सपोर्ट करने वाले भी हैं और आपके विरोध में खड़े होने वाले भी हैं, लेकिन है शिक्षित वर्ग में बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में आगे आए हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज अलग अलग जगह पे मतलब कि जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब हो गया है और उन्होंने भी अपना योगदान दिया है जी, और खुल कर दिया है कि मैम कल मैं जब स्टूडेंट था तो एक बच्चे को पढ़ाता था, आज मेरी जॉब हो गई है तो मैं 3 बच्चे का खर्च वहन करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम। चलिए, तो बहुत ही खुशी की बात है। सगुफ्ता जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप शिक्षण संस्थान की संचालिका के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और साथ में आप की रुचि हिंदी साहित्य में भी है। जी। तो हिंदी साहित्य में रुझान आपका कैसे हुआ? देखिए हिंदी तो हम लोगों के मतलब कि मूल जड़ में मौजूद होती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरी मातृभाषा तो उर्दू है, लेकिन राष्ट्रभाषा तो हिंदी है। और हिंदी से जुड़ाव तो बचपन से गहरा था, क्योंकि घर की आमतौर पे भाषा नॉर्मल हिंदी ही होती है। क्योंकि मैं जिस जगह से आती हूँ वहाँ की भाषा हिंदी ही है। नालंदा ज़िला के लोग, वैसे तो वहाँ के लोग मगही बोलते हैं, लेकिन मेरे परिवार की भाषा हिंदी है। तो बस से हिंदी साहित्य में आने का कोई ख़ास से उद्देश्य नहीं रहा, मन में जो भाव आता था उससे मैं लिख देती थी और लिखती थी। लिखने का शौक़ बहुत बचपन से था जी। 2005 में मैं ब्लॉक में पीओ होने से पहले मैं हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर थी। वाह। तो अपने ही गांव में जी बहुत सारे कार्य किए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, हाई स्कूल +2 में पढ़ाया है, दैनिक जागरण पेपर के साथ पत्रकारिता भी की है। क्या बात है, वाह वाह। फिर ब्लॉक पीओ और फिर अभी किरण सिविल सर्विस की संचालिका, संविदा के आधार पर मगध यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर,
एक लंबी कड़ी रही। मैम आप तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हाँ बिल्कुल, मतलब छोटा है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है नहीं कि जिस चीज़ में मुझे लगता है कुछ करने के लिए है तो मैं वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट, क्योंकि मुझे करने के लिए काम चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है मेरी भूख है काम, मुझे वो स्थिर होकर जीना नहीं आता है। नहीं, बिल्कुल तो सही सोच है जब मैं 2005 में हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर थी तो वहाँ एक ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था जिसमें राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति उनको मिला हुआ था, उनसे सम्मान मिला हुआ था। नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर कलीम आजिज़ साहब, जिनकी एक बहुत ही मशहूर कविता है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, न खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट। क्या बात है। उन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पे ये कविता लिखी थी जी। तो उनसे मुझे उस मुशायरे में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तो मैं उस स्कूल की शिक्षिका के तौर पर उनसे मिली। जब मैं मिली तो मतलब एक होता है ना अपने अंदर की रुचि जाग जाना, तो मैंने अपनी 2-4 कविताएं उनको सुनाई। बड़े शायर थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद मुझे कहा कि तुम लिखो और लोगों को सुनाओ। मैं उसके बाद से थोड़ा लगा कि मुझे एक होता है ना आपको कोई आदमी मोटिवेट किया, बिल्कुल। तो मैं और खुलकर जो मन में आता लिखते जाती। लघु कथा भी लिखती थी, कविताएं भी लिखती थी। फिर कहीं कहीं मंचों पर जहाँ मौका मिला तो वहाँ सुनाने लगी। ये दौर चलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मैंने अपनाया नहीं था। जी। जब बेगूसराय आई और यहाँ के साहित्य प्रेमियों से मेरी भेंट हुई तो ये जो अंदर दबी हुई चीज़ें थी और जाग गई, वो और उभर गई। और बेगूसराय ने बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में बढ़ावा भी दिया। जी। बेगूसराय के मंचों से मैंने अपने साहित्य प्रेम को उभारा। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। मैंने अभी एक कविता लिखी है। जी। मेरी लिखी हुई कविता है जो मैंने अभी कोरोना काल में ही लिखी है, ज़िंदगी को केंद्रित करते हुए। जी। मैं अभी आपको उसके कुछ चंद पंक्ति सुनाती हूँ। बिल्कुल। मैंने ज़िंदगी को केंद्रित करके ये लिखी है। हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब है, हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब है, हर पन्ने पर ज़िंदगी का हिसाब है। क्या बात है। बस हम पन्ने बदलते गए और आप हमारा हाल पढ़ते गए। काश कभी किसी ने ज़िंदगी के अंदर उन पन्नों का हिसाब किताब भी देखा होता। क्या बात है, वाह। कभी किसी ने हमारे ज़िंदगी का उतार चढ़ाव भी देखा होता। ज़िंदगी एक अजीब दास्तां, वाह। कभी सियासत ने लूटा, कभी आसमानी आफत ने लूटा। वाह। कोरोना काल में बाढ़ की भी त्रासदी थी। बिल्कुल। तो कभी सियासत ने लूटा, कभी आसमानी आफत ने लूटा। ज़िंदगी ने वक्त के पहिए पर सबको पीछे छोड़ दिया। वाह। लड़खड़ाती हुई ज़िंदगी कभी संभलने लगी, कभी संभलती हुई ज़िंदगी लड़खड़ाने लगी। ज़िंदगी ही ज़िंदगी से पूछती है अक्सर, ज़िंदगी ही ज़िंदगी से पूछती है अक्सर, खुशी का ठिकाना तो बता दो, मिलने वालों का फसाना तो बता दो। क्या बात है, वाह वाह। ज़िंदगी बड़ी अजीब है, कहीं बाढ़ में डूबता इंसान है, कहीं बाढ़ में डूबता इंसान है तो कहीं बाढ़ के नाम पर लुटता इंसान है। वाह। ज़िंदगी कहीं बीमारी के जद में है तो ज़िंदगी कहीं भूख के खौफ में है। ज़िंदगी न जाने कौन से करवट पर जाकर अपना अंजाम देखेगी, न जाने ज़िंदगी कितने घरों को वीरान देखेगी। क्या बात है। काश कोई ज़िंदगी के पन्नों पर हिसाब भी देखा होता। वाह। काश कोई ज़िंदगी को और पास से देखा होता। कभी मौत के खौफ से चरमराती है ज़िंदगी, कभी ज़िंदगी जीने में मुस्कुराती है ज़िंदगी, कभी अपनों के बीच हंसती खेलती ज़िंदगी, कभी अपनों से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती ज़िंदगी। ज़िंदगी ज़िंदगी काश ज़िंदगी को और करीब से देखा होता। वाह, बहुत ही सुंदर पंक्ति, बहुत ही सुंदर रचना है आपकी। सगुफ्ता जी, मैं चाहूँगी कि एक और आपकी रचना सुनना चाहूँगी। चलिए मैं आपको एक और रचना सुना देती हूँ। वो भी अभी हाल में ही, जिस समय CA NRC का विरोध चल रहा था जी, तो मैं उसमें एंटी CA को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। 67 दिन से धरने पर भी बैठी रही थी जी। समाज में जो चीज़ मुझे अपने मूल्य से हट के लगती है मैं उसका विरोध खुलकर करती हूँ जी। मुझे इसकी चिंता नहीं होती है कि इससे मेरी छवि
क्या मुझे बनेंगे? लगता है जो मेरे सिद्धांत से नहीं मैच खाता है मैं उसका विरोध कर सकती हूँ, जी क्योंकि हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो मैंने उसी काल में दिल्ली को केंद्रित करके लिखा था। हर दिल में मचलती दिल्ली, हर बच्चे की ख्वाहिश दिल्ली। बचपन से ख्वाहिश होती दिल्ली जाने की, तो हर दिल में मचलती दिल्ली, हर बच्चे की ख्वाहिश दिल्ली। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। वाह, दिल्ली ने ख्वाबों को टूटते देखा है, दिल्ली ने आशियानों को जलते देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। औरतों को सड़कों पर लुटते देखा है, वाह, तो रज़िया को दिल्ली की सड़कों पर लड़ते देखा है। क्या बात है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। निर्भया के लरसते होंठ देखे हैं, निर्भया के लरसते होंठ देखे हैं, तो शाहीन बाग में गरजते हौसले देखे हैं। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। 1857 का विद्रोह देखा है, तो अंग्रेज़ों का जुल्म सितम देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। वाह, वो भगत सिंह की कुर्बानी देखी है, तो वो सावरकर का माफ़ीनामा देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। क्या बात है। वो गांधी की विरासत देखी है, वो नेहरू का शासन देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। वो इंदिरा की इमरजेंसी देखी है, क्या बात है। वो इंदिरा की इमरजेंसी देखी है, वो सिख विरोधी दंगा देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। रामलीला मैदान में सियासतदां का झूठ देखा है, तो संसद में मंत्रियों का लूट देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। लाइब्रेरी में छात्रों को पिटते देखा है, जेएनयू कैंपस में गुंडों को घुसते देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। निहत्तों पर बरसती लाठी देखी है, सड़कों पर चलती गोली देखी है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। और हाल में मैंने इसमें 2 पंक्ति और जोड़ दी है कि आशियाने की तलाश में भूखे और नंगे पांव चलते मजदूरों को देखा है, भूख से तड़पते बच्चों को देखा है। दिल्ली ने सब कुछ देखा है, दिल्ली ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्ति मैडम, बहुत ही सुंदर पंक्ति। मैम, हिंदी साहित्य में आपको कितने अवार्ड मिले, कोई पुरस्कार मिले? 2018 में बेगूसराय की धरती पर दिनकर काव्य रत्न मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात रही, क्योंकि दिनकर की भूमि पर दिनकर काव्य रत्न आपको मिले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और साथ में बखरी महोत्सव में मुझे सम्मानित किया होने का अवसर मिला, कांवर महोत्सव में मिला। वाह। ये सब वो पल हैं जो बेगूसराय में मेरे लिए एक मतलब जिसे मैं भूल नहीं सकती हूँ कि यहाँ के लोगों का प्रेम और सहयोग जो हुआ जी मुझे प्राप्त हुआ। ज़िला के बाहर भी खगड़िया में हिंदी साहित्य सम्मान मिला। जी, भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं केवी स्टूडियो की तरफ से। मैडम सगुफ्ता जी, जो कि आप शिक्षण संस्था भी चलाती हैं, एनजीओ भी चलाती हैं और सोशल वर्क में भी काफ़ी आगे हैं, तो बेगूसराय की जो राजनीति है उसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, हमारे बिहार की राजनीति से बेगूसराय की राजनीति तो अलग है नहीं जी। और हमारे बिहार की राजनीति जातिगत राजनीति जी, जाति के आधार पर यहाँ राजनीति प्रारंभ से हो रही है। मैं बेगूसराय की राजनीति में किसी पर कटाक्ष नहीं करूँगी जी, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से काम करती हूँ। राजनीति में मेरी पहले बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वर्तमान में मुझे एक चीज़ का आभास हुआ कि हमारी सरकार योजनाएं तो बनाती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर नहीं आती। तो धरातल पर उन योजनाओं को लाने के लिए हम युवाओं को राजनीति में जाना होगा, क्योंकि अगर हम उन योजनाओं का लोगों तक लाभ देना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति को आप प्रोफेशन के तौर पे क्यों अपना रही हैं, ये गलत है, आप ये राजनीति के लिए कर रही। तो मैं कहती हूँ कि राजनीति को भी हम एक डॉक्टरी इंजीनियरिंग की तरह क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल। वहाँ भी तो हम वर्क कर रहे हैं और युवाओं को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। मैं अभी तक किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ जी। मैं बिल्कुल
दल विहीन राजनीति करती हूँ। राजनीति मेरी ये है कि जहाँ मैं देखती हूँ कि ये डिमांड किसानों की है, इसमें हमें आना चाहिए, मैं वहाँ मौजूद हूँ। भविष्य में क्या सोच रही हैं कि किसी पार्टी से जुड़ना या फिर? देखिए, मैं किसी से भी जुड़ूंगी तो मेरा सबसे पहले उनसे यही कहना होगा कि मैं राजनीति अपने मूल सिद्धांत पर करूंगी जी। मैं अपने सिद्धांत के साथ समझौता करके राजनीति नहीं कर। जैसे अभी रामदीरी में जो किसानों का जमीन भूमि अधिग्रहण का मामला था, उनके धरने पर मैं बैठी, मैं उनके धरने पर बैठी। जहाँ मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं वहाँ खड़ी हैं। किसी भी पार्टी का वो धरना हो जी, अगर वो समाज हित में है तो मैं उनके साथ हूँ। और अगर भविष्य में मैं राजनीति ज्वाइन करूँगी तो मेरी पहली चीज़ जो होगी उनके आगे ये होगी कि मैं राजनीति अपने सिद्धांत पर करूँगी जी। मैं किसी से व्यक्तिगत कोई मेरी दुश्मनी नहीं। एक पुरानी राजनीति होती थी जहाँ दो लोग एक दूसरे के अपोजिशन में लड़ते थे चुनाव, लेकिन चाय के दुकान पे साथ गप भी करते थे। तो राजनीति वो होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए। मैं उस राजनीति का हिस्सा बनने का बिल्कुल आगे कोशिश करूँगी, लेकिन वो नहीं कि वो व्यक्ति से प्रतिद्वंद्विता लेकर वाली राजनीति नहीं करूँगी। मैं सरकार पर कटाक्ष खुलकर करती हूँ हर जगह से, चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो। अगर उनकी नीति समाज के विरोध में है, लोगों के हित में नहीं है, तो मैं उनका विरोध करती हूँ और हर मंच से करती हूँ। जी, बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आज़ादी हम सभी को है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए एक मुखौटा बनकर काम करें। जी बिल्कुल। राजनीति का मतलब होना चाहिए कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। सगुफ्ता जी, आप नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हैं, जो आप एक एक फील्ड को आपने ज्वाइन किया और उसको कर्मठता से कार्य किया है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को जो आपको देखेंगे उन्हें कुछ संदेश दें। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जब तक जिस समाज में या परिवार में नारी की उपेक्षा होगी वो समाज डेवलप नहीं हो सकता जी। और नारी की उपेक्षा कहीं ना कहीं नारियाँ खुद करती हैं जी। हम अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते हैं, तभी हम दुर्बल बनते हैं, अबला बनते हैं। तो जब हम सबला हैं तो हम अबला क्यों बने? हर परिस्थिति में मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप घर में विरोध कीजिए, हम उन्हें बेहतर ढंग से अपनी स्थिति समझा सकते हैं, अपनी शक्ति का एहसास करा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि नारी में इतनी शक्ति है कि वो अपने बिगड़े पति को सुधार लेती हैं, बिगड़े पुत्र को सुधार लेती हैं, तो क्यों नहीं वो बिगड़े समाज को सुधारने की ताकत रखें? तो महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब प्रत्येक महिला अपने अस्तित्व को पहचाने और उसका परिवार, जो महिला का परिवार है, वो उसके उस कार्य में उसकी सहायता करे। क्योंकि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है, कठिन होती हैं अगर हम उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तब मेहनत करने वाले की हार तो कभी होती नहीं है, तो हरिवंश राय बच्चन का बिल्कुल कथन है। तो कोशिश करने की तो हार हो नहीं सकती है। तो हम महिलाएं अगर कोशिश करें और सबसे पहले अपनी समस्याओं को पहचानें और समस्याओं के जड़ में जाकर उस समस्या का निदान करें, तो महिला अपने आप सशक्त हो जाएगी। बिल्कुल मैम, सही कहा। और जिस कार्य को करें, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आप एक कामकाजी महिला हैं, आपकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी आप बिना छुट्टी के दिन रात काम करती हैं, विदाउट सैलरी। ना आपके लिए फेस्टिवल होती है, ना आपके लिए संडे होती है। तो नारी जिस जगह पर भी काम कर रही है उसके उस मुकाम को आप सैल्यूट करें और उसको सशक्त बनाने का वहीं से प्रयास करें। तो महिला सशक्त, नारी सशक्त, समाज सशक्त और देश सशक्त, सबको सशक्त, क्योंकि नारी नाम नारायणी का ये हर रूप में जीवन है। वाह, बिल्कुल सही कहा मैडम। सगुफ्ता जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करने के लिए, ताकि मैं अपनी बात आपके दर्शकों के साथ रख सकूं। इसके लिए एक बार फिर से डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो की पूरी टीम का धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद।